नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में नगरीय सरकार का कल अंतिम दौर है मतदान का। दरअसल चुनावी चिंता है, ये चुनावी रण है। इसमें खास बात यह कि पिछला जो दौर था नगर निगम चुनाव का, उसमें मतदान का प्रतिशत बहुत घट गया था और इसको लेकर सभी लोग चिंतित थे। ये चिंता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कम मतदान प्रतिशत लोकतंत्र के प्रति अरुचि का तो प्रतीक है ही, उदासीनता का प्रतीक तो है ही है। लेकिन जो पार्टियां रण में हैं, जो प्रत्याशी मैदान में हैं, उनके भी हारने जीतने की संभावनाएं, आशंकाएं बढ़ जाती, क्योंकि 1% वोट एक तरह से हम कह सकते हैं कि चुनाव हराने के लिए काफ़ी होता है, घटना या बढ़ना। आज इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं बताता है कि पार्टियों की चिंता मतदान को लेकर ज़्यादा है। खासतौर से हम बीजेपी की बात करें, बढ़ता मतदान अक्सर भाजपा के पक्ष में जाता है, लेकिन जब से पार्टी सत्ता में है इसलिए कह सकते हैं कि बढ़ता या घटता मतदान बीजेपी को नुकसान कम पहुंचा रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि उसके वोटर परफेक्ट हैं और वो वोट डालकर ही आते हैं। लेकिन चिंता इसलिए है क्योंकि मतदान का प्रतिशत 3 से ज़्यादा घटा है, कई जगह 5% वोट भी घटे हैं। और ये घटता वोट क्या दिखाता है, ये सबकी नज़र कल के मतदान पर रहेगी। उसमें महत्वपूर्ण है कटनी का चुनाव। हम विंध्य क्षेत्र की बात करें, वहाँ चुनाव होने बाकी है। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी और हमारे साथी पत्रकार संजय सोनी जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे रमेश सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता। योगीराज जी, चुनाव की चिंता मतदान को लेकर तो सबकी है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग भी मतदान ज़्यादा हो इसके लिए अभियान चलाता है, कैंपेन चलाता है। हम ये कह सकते हैं कि इस बार बीजेपी ने कहा कि मतदान इसलिए भी कम हुआ क्योंकि मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदाता पर्चियां नहीं भिजवाई। क्या लेकिन ये सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व है? अक्सर जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो पार्टियां और उनके उम्मीदवार मतदाता पर्ची लेकर बाकायदा घर घर जाते हैं, वोटरों से आग्रह करते हैं, और उसके बाद जिस दिन मतदान होता है उस दिन भी वो सुबह से फेरी लगाते हैं कि चाची, भाभी, माताजी, चाचा जी, ताऊ, सब पहले वोट डाल के आना, बाद में चाय पीना। आपको लगता है कि कल शायद कांग्रेस और बीजेपी की मेहनत रंग लाएगी और मतदान का फीसद कल बढ़ेगा, क्योंकि 5 नगर निगम और 40 के करीब नगर पालिकाएं और नगर परिषदें हैं जिन पर कल मतदान होना है? आपकी राय? नहीं, घटता वोटिंग परसेंटेज निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है जी। तो वोटिंग परसेंट तो बढ़ना ही चाहिए, और राजनीतिक दलों ने क्या तैयारी की, पिछले चरण के चुनाव से क्या सबक लिया, ये कल मालूम पड़ जाएगा। और जहाँ तक इस बात का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि केवल चुनाव आयोग पर इसका ठीकरा फोड़ देना, सपोज कीजिए यदि यही मतदान यदि 80% पर पहुंच जाता तो राजनीतिक दल तो यही कहते हैं कि ये तो हमारी मेहनत का परिणाम है जी। तो केवल आप दूसरे पे जिम्मेदारियां डाल के बच नहीं सकते। इसमें आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको देखना पड़ेगी कि हमसे कहाँ चूक हुई। और वास्तव में ये वही चूक है जैसा आप कह रहे थे कि हमको अक्सर दिखता था चुनाव में कि साहब कोई माता जी को, कोई बुआ जी के, कोई किसी के पैर छू रहा है, कोई किसी से कह रहा है कि साहब आपने वोट डाला कि नहीं डाला। सुबह से बिल्कुल लोग निकल जाते थे, 6-7 बजे से आपके घर के दरवाजे पर दस्तक शुरू हो जाती थी जी। तो इस बार तो वो सारी चीज़ें कहीं नहीं नदारद दी रही बिल्कुल। जो मतदाता पर्चियों का जिसका आप जिक्र कर रहे थे, मैं आपसे पूछूंगा कि ये वोटर को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए जो पार्टी के कार्यकर्ता काम करते थे, क्या पार्टी के कार्यकर्ता इस बार उदासीन थे या प्रत्याशी उदासीन था? वजह क्या थी? क्योंकि कार्यकर्ताओं का भी मूवमेंट इस बार कम दिखा है। अक्सर कार्यकर्ताओं की टोलियां या समूह मोहल्ले मोहल्ले जाया करते थे और वो मतदान के आप कह सकते हैं कि हफ्ते भर पहले से, कम 4-5 दिन पहले से बहुत माहौल गर्म होता था। कभी कभी कांग्रेस की टोलियां दिखती थी प्रत्याशी के साथ, कभी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते थे भाजपा के, वो घर घर घुमा करते थे। वो इस बार सीन से गायब थे। तो इसके पीछे क्या वजह है? देखिए राघव जी, 2-3 वजह मुझे नज़र आती हैं। एक तो क्या है कि एक तो बड़ी राजनीतिक पार्टी, पूरे देश की राजनीतिक पार्टी, मतलब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अब उनके यहाँ तो ये माना जाता है कि यदि आपको हमारी पार्टी से टिकट मिल गया तो आप उसी दिन जीत गए, और ये मैसेज सबको कन्वे रहता है। तो मतलब वो पार्टी का टिकट मिलने से ही उनकी खुशी चौगुनी हो जाती है। वो ये मान के चलते हैं कि अब हम जीते गए, तो ये फालतू की मेहनत करने की क्या ज़रूरत है।
तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि उतनी मेहनत जितनी प्रत्याशी को भी करनी चाहिए वो प्रत्याशी की मेहनत भी नजर नहीं आई। लेकिन यदि उसके उलट अपन ये देखें कि कांग्रेस के प्रत्याशियों में भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं देखने को मिला, तो थोड़ा सा ये भी लगता है कि जो राजनीतिक दल हैं वो शायद ये मान के चल रहे हैं कि अब तो अपना नाम डिक्लेयर हो गया और लोगों को तो वोट देना ही देना है, वो तो वोट दे ही देंगे, जिसको जिताना है उसको जिता ही देंगे। तो ये जो एक न्यूट्रलिटी है जो एक डेवलप जो आपके अंदर हुई है कि कौन जाए, पहले तो एक महीने पहले से प्रचार शुरू हो जाता था, आजकल ये भी लगता है प्रत्याशियों को कौन 15-20 दिन का खर्च कौन उठाएगा, कौन इतना खर्च करे। आपका मैसेज तो कन्वे लोगों के पास हो ही गया, और लोगों को चूंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग आजकल व्हाट्सएप और मोबाइल के जरिए भी अपना प्रचार कर देते हैं। लेकिन ये सब इस बार इसलिए फेल होते नजर आए कि आपने तो लाख कोशिशें की कि आपका मैसेज लोग तक पहुंच जाए, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जब कम हुआ तब इन राजनीतिक दलों की आंखें खुली कि नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। और कहीं ना कहीं इन पार्टियों को लगा कि ठीक है, चुनाव आयोग तो अपनी जगह, उसने जो भी उसकी जिम्मेदारी या लापरवाही, आप कुछ भी उसको नेगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जिसका जिक्र आप पहले ही भी कर चुके थे कि जो भाजपा की बड़ी पार्टी थी, उनके बूथ लेवल तक के लोग थे, उनके पन्ना तक प्रभारी थे, और ये प्रभारी भी आप छोड़ दो, ये दिग्गज नेता भी जो बड़े बड़े जो पार्टी के जो नेता थे वो अपने अपने वार्ड में उतना मतदान परसेंटेज नहीं बढ़ा पाए। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के लिए ये चिंता का विषय रहा, और इस चुनाव से ये समझ में आया कि नहीं, जितनी मेहनत करनी चाहिए थी वो मेहनत नहीं हुई। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो विधानसभा क्षेत्र था, जिन जिन विधायकों का, वो विधायक भी अपने पार्षदों के साथ उतने सक्रिय नजर नहीं आया जो उनको नजर आना चाहिए थे, क्योंकि इस बार तो विधायकों ने भी अपने हिसाब से टिकट बंटवाया, पार्षदों के हो चाहे मेयर के हो। लेकिन मैं लौटूंगा आपके बातचीत में कि ये अतिविश्वास भी हो सकता है कि टिकट मिला तो जीत पक्की, ये मिसमैनेजमेंट भी हो सकता है, ये संगठन का फेलियर भी हो सकता है। बीजेपी कांग्रेस दोनों की हम बात कर रहे हैं, और ये भी मतदाता ने बताया कि हम आपके गुलाम नहीं है कि आपका पर्चा दाखिल हुआ और हम आपको वोट देने आएंगे, भले ही आप हमसे वोट मांगने आए चाहे ना आए, क्योंकि उनकी कुंडली में नहीं लिखा कि वो अगर आप नहीं आएंगे तब भी आपको वोट देंगे। तो मुझे लगता है कि जो प्रत्याशी ने लापरवाही की है इस बार, चूंकि नगरीय सरकार के चुनाव थे, ये पंचायतों के चुनाव थे, तो देश का भविष्य इस पर दाव पर नहीं है। तो हमें लगता है कि इस बार वोटर उनको सबक सिखाएगा जो प्रत्याशी मुगालते में थे, अतिविश्वास में थे। मैं लौटूंगा आपके पास, ये बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रहा हूं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रमेश सिंह भी जुड़ गए हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, रमेश जी से अभी हमारा संपर्क लगता है अभी टूट गया है। संजय जी, ये जो सारे मामले हैं कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि मतदान कम होने से पार्टियां सक्रिय हुई, जो उम्मीदवार थे उनकी भी हवा टाइट हो गई कि अगर वोट कम पड़ेगा तो हम हार ना जाए। पंचायतों में तो काफ़ी मतदान हुआ है, क्योंकि वहाँ तो गांव-गांव में सबको पता होता है कि कौन से कक्का दादा वोट डाले नहीं आए, वो घर जाके वोट डलवा लेते हैं। लेकिन शहर में थोड़ा सा मुझे लगता है कि रईसी थी, थोड़ी सी बेपरवाही थी। ये सब चीज़ें उम्मीदवारों को नुकसान कर रही हैं और खासतौर से लोकतंत्र के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है कम मतदान होना। आपकी राय? देखिए, बिल्कुल सही बात है। कम मतदान की चिंता मीडिया की भी है, राजनीतिक दलों की भी है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो दल हमेशा ये कहते रहे कि हमने तो बहुत निचले दर्जे तक हमने मतदान बढ़ाने के लिए और उसकी जीत दर्ज कराने के लिए हमने काम किया है, मगर खासतौर से मैं एक पक्ष विपक्ष की बात ना भी करूं तो मैं ये कहूं कि कांग्रेस तो अपने पैटर्न से चुनाव लड़ी, मगर भाजपा ने जो त्रिदेव अपना बूथ मजबूत और जीत और ये वो सब अभियान चलाए, तो वो अभियान कहाँ है? मतलब आज अगर जनता ये देखती है कि जब आप हमारे पास आते हैं, हमसे गुहार लगाते हैं, तो उनकी इच्छा भी हो जाती है, फिर वो अच्छा बुरा क्या तय करे वो अलग बात है कि जब मतदान करने जाए। लेकिन जब आपके नारे इतने बड़े बड़े थे, और आपको याद होगा कि इसका बड़ा विस्तृत अभियान चला भाजपा की तरफ से, और उनने ये कहा कि पहले तो अभी तक ये होता था कि विधायक महापौर सिर्फ 5 साल में एक बार बूथ में लोगों को याद करते थे। हमने तो उनको सरलीकृत करके और हमने उसको हाईटेक बना के और हमने प्रदेश लेवल पे जोड़ दिया है। अब हमको किस बूथ में क्या काम कराना है, कैसे काम कराना है, हमने तय कर लिया है, और उसका एक बड़ा अभियान चला था जिसमें बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने काम किया था। लेकिन वो भी नदारत है। कांग्रेस तो अपने पैटर्न पे लड़ रही थी। बीजेपी तो कहती है हमेशा कि वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है, और उसका बड़ा फोकस रहता है कि मतदान ज्यादा हो। भाजपा इस पर बड़ा जोर देती आई है, इसलिए जब जब मतदान का प्रतिशत बढ़ता है, बीजेपी के लिए जीत का अंतर भी बढ़ जाता है। उसकी फिर जीत जो मामूली वोटों से होने वाली होती है, वो कई बार प्रचंड मतों से होती है।
लेकिन इस बार जो आपने जिक्र किया कि उनका जो बूथ मैनेजमेंट था, जो त्रिदेव थे, जो एक तरह से डिजिटलीकरण कर दिया था, बिल्कुल डिजिटलाइजेशन जो किया था, वो भी इस पूरे मामले में मुझे लगता है कि कागज पर ज्यादा सिमट कर रह गया। और मैं एक चीज और जोड़ूंगा इसमें कि जब पार्टियां बड़ी हो जाती है, सरकार उनकी लंबे समय तक रहती है, तो वो भी सरकारी तंत्र की तरह कागज के पेट भरती है, कागज पर खाना पूर्ति करती है। तो जो आपने बातचीत की कि उनका बूथ अभियान जो जिक्र किया अपने योगीराज जी ने कि अपना बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये नारे सिर्फ कागजों पर रह गए। जी, तो एक्चुअल में अभी तक ये हो रहा था कि भाजपा संगठन भी अपने लेवल पे काम करती थी, लेकिन अब ये हो गया कि हमेशा मुझे लगता है कि हमेशा ये हो गया कि शिवराज जी हैं तो चिंता किस बात की, यानी फिर जिसको टिकट मिली है शिवराज जी तो जिता ही ले जाएंगे। मतलब संगठन जो करे करे ना करे ना करे, मगर अब एक समय होता है कि संगठन की अपनी तैयारी, अपनी वर्किंग होती है, और जो त्रिदेव और पन्ना प्रमुख और अपना बूथ मजबूत, ये सारी बातें राष्ट्रीय स्तर तक गई। संगठन ने तो खूब वाहवाही लूट ली, मगर जमीन पे कुछ नहीं दिखा। तो हश्र क्या हुआ कि 6 जुलाई को जो वोटिंग हुई वो आप खुद देख लीजिए कि 45 से 51% और मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं गई। तो ये क्या है, जबकि नगरीय निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा 75 और 80% तक मतदान आप सबने देखे हैं। तो मुझे लगता है कि अब लोगों को यह लगने लगा कि कोई एक तो पार्टी से कोई लेन देन नहीं है, और जनता चाहे इसको चुने या इसको चुने, काम तो किसी को कराना नहीं है, इसलिए अब हमें वोट डालने भी नहीं। लेकिन अब इसका ठीक रहा तो राज्य निर्वाचन आयोग पे फोड़ दिया है कि उसने पर्चियां नहीं बंटवाई हैं। लेकिन आपने जो कहा, बीजेपी इस बार जो है 13 जुलाई के मतदान को लेकर बहुत सक्रिय है, और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा जी, उनका कहना है कि उन्होंने अपनी टीम को चाक चौबंद कर दिया, और कल जो है मतदान का फीसदी बढ़ा हुआ दिखेगा। हम चर्चा में ये भी सुनने का प्रयास करेंगे कि बीडी शर्मा जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वो क्या कहते हैं। चर्चा के बीच में उनकी भी बाइट हम सुनवाएंगे। लेकिन हमारे साथ रमेश सिंह जी जुड़ गए। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दरअसल ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं, जो पंचायत के चुनाव होते हैं, वहां तो लोगों ने बड़ी बारीकी से वोट डलवा दिए। 80%, 90%, कई जगह तो 95% भी वोट डल गए हैं। लेकिन नगरीय निकाय का जो चुनाव है उसको लेकर लापरवाही है। बीजेपी को लेकर चिंता इसलिए क्योंकि भाजपा का जो मैनेजमेंट है वो कांग्रेस से कई गुना बेहतर है बूथ तक का, और वो बीजेपी बूथ के मामले में बहुत मजबूत है, और आज से नहीं, ये पुरानी उसकी ताकत है। लेकिन इस बार का जो मतदान हुआ था 6 जुलाई का, मुझे लगता है कि कल जो मतदान होने वाला है, 5 नगर निगम उसमें हैं, 40 नगर पालिका है कल जहां वोट पड़ने वाले, 169 नगर परिषद है जहां वोट डलेंगे, और 6214 नगरीय निकाय के मतदान इन पर होने हैं। तो सीधी सी बात है कि बीजेपी का जो फोकस है अब बूथ पर बढ़ गया है। 6 जुलाई के बाद उसने सबक के तौर पर लिया, क्योंकि हर आदमी चिंतित था कि अगर मतदान कम है इसका मतलब कि संकट की स्थिति है, हार जीत का अंतर बहुत कम से भी हो सकता है, या फिर हम हार भी सकते हैं। आपकी राय? राघवेंद्र जी ने वोटिंग परसेंटेज ग्राउंड लेवल पे कितनी निष्ठा के साथ काम करता है जो प्रत्याशी होते हैं उसके साथ। तो प्रत्याशी के साथ कार्यकर्ता का जो निजी जुड़ाव है, जमीनी जुड़ाव है, वो सबसे ज्यादा। ये फालतू की बकवास है। अगर वो उनने मतदाता पर्चियां नहीं भी दी है तो वो तो बूथ के वहां पे टेबल लगी रहती है और वो पर्चियां तत्काल बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात ये है कि बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट बहुत मजबूत हुआ करता था। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद बीजेपी में वो सब बुराई, एक प्रकार की अरिस्टोक्रेटिक संस्कृति आने लगी है। इसके कारण जो बड़े नेता है वो आलसी हो गए हैं, वो कार्यकर्ताओं पर डाल देते हैं। कार्यकर्ता भी उसी पैटर्न पे जाते हैं कि जब ये नेता कुछ नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। तो कुल मिला के ग्राउंड पे काम करने की और आम आदमी को खींच के मतदान तक लाने की जो प्रवृत्ति है कार्यकर्ता की, वो कुंद हो गई है बीजेपी की। इस वजह से ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये कम हो रहा है। लेकिन एक बात और है, मैं पूछूंगा आपसे भी, और मेरा सवाल योगीराज जी से भी रहेगा, संजय जी से भी। भाजपा के भीतर पिछले दिनों एक बड़ी चर्चा रही, भाजपा के अंदर खाने में भी और बाहर भी, कि जो 50 के पार का कार्यकर्ता है या 55 का कार्यकर्ता है, उसको एक तरह से धीरे धीरे वो पीढ़ी परिवर्तन के नाम पर थोड़ा सा हाशिए पर रख रहे हैं, साइडलाइन कर रहे हैं, क्योंकि जो युवा है, नया खून है, उसको काम दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस वजह से जो पुराने कार्यकर्ता थे वो या तो उपेक्षित हो गए या वो थोड़ा सा अपमानित महसूस करके वो घर बैठ गए, और उसके चलते भी ये मतदान का जो प्रतिशत है
क्योंकि उनको कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए जो मोहल्ले का पुराना कार्यकर्ता होता था, वरिष्ठ कार्यकर्ता, वो उनको निर्देश भी देता था और नए कार्यकर्ता पुराने कार्यकर्ता की बात को सम्मान से मानते भी थे। तो वो जो पुराना कार्यकर्ता है वो भी इसमें नदारद रहा है, जिस वजह से नए कार्यकर्ताओं ने, मुझे लगता है कि इसमें कम रुचि दिखाई मतदान के मामले में। रमेश जी। राघवन जी, पुराना कार्यकर्ता, हाँ, आपकी आवाज कट रही है, कनेक्टिविटी थोड़ी सी ठीक नहीं। दिया तो वही जो ताकत है उसको दिखाई दी है, वो जो वोटिंग परसेंट है जी। तो क्या कर सकती बड़े कि अगर हमारा मैं रमेश जी लौटूंगा आपके, जहां आप हैं वहां थोड़ा सा सिग्नल कम आ रहा है, जगह थोड़ी सी आप आगे पीछे होंगे तो मेरे ख्याल से वो ठीक बातचीत हो जाएगी। अभी मैं लौटूंगा आपके पास क्योंकि आपकी आवाज कट के आ रही है। योगीराज जी, जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनकी भी इसमें सक्रियता कम दिखी है और जो वोट का प्रतिशत है वो पुराने कार्यकर्ताओं की अनुपस्थिति से भी मुझे लगता है कि गड़बड़ आया है और बीजेपी ने भी इसको अभी अगर सबक के तौर पर नहीं लिया तो विधानसभा चुनाव में इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। आपकी राय? नहीं राघवन जी, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो भाजपा का जो पुराना कार्यकर्ता था वो पिछले कई सालों से उपेक्षा का शिकार है। अब आप कल्पना कीजिए, जिसने बीजेपी में 30-30, 35-35 साल दिए हों और जिसको अभी तक कोई पद नहीं मिला, और जब पंचायत चुनाव आए तो कई लोगों ने पार्षद के लिए डिमांड की, लेकिन उनको पार्षद का टिकट भी नहीं दिया गया। तो जो वरिष्ठ कार्यकर्ता जो निर्देश देता था छोटे लोगों को, वो वरिष्ठ कार्यकर्ता निर्देश देने के बजाय निर्दलीय खड़ा हो गया। इस बार हमारे इलाके में कई जगह, गुना, मधुसूदनगढ़, आसपास रावगढ़ में आप कहीं चले जाइए, आप वहाँ भाजपा और कांग्रेस से ज़्यादा निर्दलीय प्रत्याशियों की बाढ़ आ गई है, क्योंकि और उनमें अधिकांश ऐसे लोग हैं जो भाजपा से जुड़े लोग हैं और उनका कहना साफ यही है कि 15-15 साल पार्टी को आए सत्ता में हो गया मध्य प्रदेश में, हमको काम करते करते 30-30, 35-35 साल हो गया और आज तक हमारी कोई किसी ने सुध नहीं ली। फिर ऊपर से ये कि अब आप 50 साल से ऊपर के हो गए और अब आप 60 साल से ऊपर के हो गए। तो ये बहुत बड़ा एक जो असंतोष अंदर ही अंदर जो भाजपा के कार्यकर्ता में उभर रहा है। पता नहीं ये संगठन को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए क्या उसके पास कुछ प्रोग्राम्स है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने तमाम प्रोग्राम चला लिए लेकिन इन वरिष्ठों के लिए कोई प्रोग्राम उन्होंने आज तक नहीं चलाया। अब पता नहीं, या तो इसकी आवश्यकता महसूस नहीं करते या भविष्य में यदि आपको क्योंकि यदि यही हाल रहे तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में भी आपको ऐसी कार्यकर्ता उपेक्षित होकर घर बैठ जाएगा। जो खबर आप बता रहे हैं कि कई इलाकों में भाजपा के बागियों ने, ग्राम पंचायतों की बात करें, जिला पंचायत की बात करें, तो जो विदिशा का इलाका है वहाँ 4-5 भाजपा के बागी खड़े हुए थे, वो चुनाव जीत गए। अब बीजेपी के लीडर उनके पीछे चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड में ऐसे कई भाजपा के नेता जो सीनियर थे उनको टिकट नहीं दिया गया। जिला जनपद की हम बात करें, वो बागी खड़े हो गए, वो चुनाव जीत गए। तो ये दिक्कत तो है ही है, लेकिन शहरों में भी जो दिक्कत है वो ये कि 30 साल काम करते हुए हो गए, 25 साल काम करते हुए हो गए, अब जब टिकट नहीं मिला तो या तो वो घर बैठ गया या वो बागी हो गया। तो ये दिक्कतें, और इसी के चलते मतदान का जो प्रतिशत है वो उदासीनता की वजह यह कि अगर जनता के पसंद के उम्मीदवार नहीं हैं तो फिर वो वोट डालने में भी रुचि नहीं लेते, क्योंकि ये मैंने कहा कि विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं है जिससे देश का भविष्य तय होने वाला है। इस चुनाव से तो जो पार्टी के लीडर हैं, पार्टी का संगठन है, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनका भविष्य तय होगा। अगर जीते तो उनका भविष्य उज्ज्वल है और हारे तो मेरे ख्याल से अंधकार में जाएगा भविष्य। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है ये, क्योंकि जिनको इतने लंबे समय से उम्मीद थी या जिनको ये लगता था कि नहीं, तो उनको ये ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ पिछले 15-17 सालों में कि ये हमारी सरकार है। ऐसा कई कार्यकर्ताओं को हमने सुना, संगठन में भी कई तरह की शिकायतें आती हैं कि नहीं अब तो इनकी सुध लो, लेकिन जब उनको ये लग रहा है कि इतने हमारा पीक पॉइंट आने के बावजूद यदि हमारे ना तो कोई सुन रहा, ना हमारे कोई काम हो रहा, तो योगीराज जी, जब पार्टी सरकार में होती तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस की सरकार में भी शिकायत होती कार्यकर्ताओं की कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। जाहिर है कि सत्ता में आप हर एक को खुश कर भी नहीं सकते, लेकिन जो कार्यकर्ताओं को आप मान दे सकते हैं, इज्जत दे सकते हैं, उनको चुनाव के वक्त किसी काम पर लगा सकते हैं, अगर आप वो भी नहीं करेंगे तो फिर वो कार्यकर्ता उपेक्षित होकर घर बैठ जाएगा। उसका घर बैठने ही पार्टी के लिए नुकसानदेह है, किसी के लिए भी, कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए। नहीं, बिल्कुल सही बात। ये वोटर परसेंटेज इसलिए तो गिर रहा है लगातार। एक तो कार्यकर्ता उपेक्षित हो गया, प्रत्याशियों में वो उत्साह नहीं रहा, प्रत्याशी ये मान के चल रहे हैं कि या तो भाजपा जीतेगा या कांग्रेस जीतेगा। प्रत्याशी भी दमदार नहीं है, प्रत्याशी भी ऐसे नहीं है जो जनता के बीच में बहुत सक्रिय रहे हों। जहां सक्रियता नहीं, सिर्फ पार्टी के प्लेटफॉर्म पर, पार्टी के अगर आप चिन्ह पर चुनाव जीत सकते हैं तो फिर वो व्यक्ति नहीं दिखेगा ना, क्योंकि ये तो मोहल्ले का चुनाव है, चाहे हम ग्राम पंचायतों की बात करें या नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद। तो जी,
एक दो बात और मैं आपको कह के फिर मैं विराम दूंगा। जी। एक चीज और आती है, ये बात सही है कि प्रत्याशियों के बारे में लोगों को पता रहता है और प्रत्याशी भी इस बारे में सजग रहता है कि किस मोहल्ले में कितने वोट है, लेकिन प्रत्याशियों के बारे में मतदाताओं में भी थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार इस बार 4 खड़े हुए और चारों ही हमारे अपने, तो फिर उनके सामने भी एक ये धर्म संकट की स्थिति पैदा हो जाती है कि नहीं वास्तव में इनमें से किसे जिताया जाए। तो ऐसे में कई बार ये जो निर्दलीय जो कार्यकर्ता है, जिसको कि वो पिछले 35 वर्षों से किसी पार्टी के साथ काम करते हुए देख रहे हैं, तो उनका झुकाव थोड़ा सा उधर हो जाता है कि नहीं हमने इन सबको देख लिया है, लेकिन इस बार कुछ भी हो जाए। तो इस बार आप कई जैसे कॉलेजों के चुनाव हमने देखे हैं जी, ये एबीपीपी और एनएसयूआई तो अपनी जगह था, लेकिन कई पैनल खड़ी हो जाती थी। ऐसा इन पंचायत चुनाव में देखने को आ रहा है कि निर्दलीय नाम की एक अपनी पैनल कई जगह देखने को मिल रही है। मतलब निर्दलीय यानी की संख्या पार्टी से उपेक्षित लोगों ने अपनी एक बना ली पैनल, जो असंतुष्ट थे उन्होंने पैनल बना के इलेक्शन लड़ा और वो जीतते भी जा रहे हैं। हाँ, उनके पक्ष में माहौल है, लोग देख रहे हैं कि नहीं हमने सबको आजमा चुके हैं, इस बार ये चूंकि हमारे साथ इतने दिनों से संपर्क में है, इस बार इनको जिता के दिखाते हैं। हाँ, यानी कई साल से सक्रिय है, उनको टिकट नहीं दिया, तो सहानुभूति भी उनके प्रति। बिल्कुल, ये जो चीजें कहीं ना कहीं वो बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए थोड़ी सी असमंजस या दुविधा की स्थिति पैदा कर रही है। संजय जी, सवाल ये है कि जो पीढ़ी परिवर्तन के नाम पर आपने पुराने कार्यकर्ताओं को साइडलाइन किया और उनके सक्रिय नहीं होने से भी मतदान का जो प्रतिशत है वो घटा है। हमें लगता है कि कांग्रेस और भाजपा के दोनों के संगठनों ने इस बात को अब गंभीरता से लिया है। जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो ये कि कल का जो मतदान का प्रतिशत है वो 6 जुलाई के मतदान से बेहतर होगा, क्योंकि इस बार सबने कमर कस ली है और पूरे संगठन के लोगों को एक तरह से लाइन अप कर दिया। और लगता है कल हम शाम तक जब बात करेंगे तब देखेंगे कि मतदान जो है 6 जुलाई से ज़्यादा हो रहा है। आपकी राय? देखिए, पीढ़ी परिवर्तन तो शाश्वत नियम है, वैसे होना भी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि पार्टियों में भी एक समय रहता है कि उसके बाद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो पीढ़ी परिवर्तन कितना कष्टकारी होता है ये भाजपा के लिए इसीलिए देखने का सबक सामने है क्योंकि वो सत्ता में भी है, संगठन में तो उसके लोग हैं ही। तो अब सवाल यह आता है कि पीढ़ी परिवर्तन में वो एक जो जमीन से काम कर रहा है, वो सीनियर आदमी जो अगर प्रदेश में बैठा है तो वो ही समझ सकता है कि अगर इन्होंने क्या काम किया है। और अगर वहां पीढ़ी परिवर्तन हो गई तो वो जानेगा ही नहीं कि जबलपुर में, मंडला में और इन क्षेत्रों में जो निचले दर्जे में जो 35-35 साल से काम कर रहे हैं वो कौन है। और आपको याद होगा कि जब चुनाव होते हैं तो अनुभवी लोगों को बूथ में बिठाया जाता है, ना कि नए लोगों को, क्योंकि इसका बड़ा गणित समझना और उसको प्रॉपर तरीके से काम करना बड़ा कष्टकारी होता है और समझ में बहुत कम लोगों को आता है। तो मुझे लगता है कि आपने पीढ़ी परिवर्तन के नाम पे जिले में भी लोगों को बिठा दिया, मगर उनको अनुभव ही नहीं है चुनाव लड़ाने का, काम कराने का, वो क्या करेंगे काम। तो एक तो वो भी कष्टकारी होता है, मतदान प्रतिशत इसीलिए नहीं बढ़ पाता। दूसरी बात, जब अगर मान लीजिए कहीं अनुभवी बैठे हैं, जैसे आप मान लीजिए कांग्रेस की बात की जाए तो वहां एकदम अनुभवी व्यक्ति हैं, तो वे अनुभवी हैं, मगर वो भी अगर जमीन के लोगों को नहीं जान पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ता को कष्ट होगा, और कष्ट होगा तो वो निर्दलीय रूप में आ जाएगा और निर्दलीय में वो बागी बन के जो पार्टी का प्रत्याशी उसका नुकसान करेगा। मैं एक चीज तीनों मेहमानों से पूछूंगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह का पहला कार्यकाल था, उस समय कांग्रेस के भीतर बहुत ही टिकटों को लेकर बड़ी गुटबाजी हो गई थी और बाद में पार्टी ने यह घोषित किया था कि हम बिना सिंबल के इलेक्शन लड़ेंगे, फ्री फॉर ऑल कर दिया था। कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नगर निगम नहीं उतारा था, पार्षदों की बात करें, लेकिन तब भी कांग्रेस जब मैदान में नहीं थी, बहुत सारी संख्या में कांग्रेसी उम्मीदवार जीत कर आए थे। अब तो स्थिति अलग है, कांग्रेस मैदान में भी है, भाजपा में पीढ़ी परिवर्तन का दौर चल रहा है, एक तरह का संक्रमण काल है। उस संक्रमण काल को बीजेपी कल कैसे हैंडल करेगी 5 नगर निगम और बाकी 40 नगर पालिकाओं में? रमेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? रमेश सिंह जी, रमेश सिंह जी से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। योगराज जी, सवाल यही है, अब अंतिम बातचीत है इसमें, कि आपने पीढ़ी परिवर्तन के नाम पे जो भी किया, कांग्रेस जब मैदान में नहीं थी तब भी उसने भाजपा को हरा दिया था। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अविभाजित मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ इसमें शामिल था, उस समय शुक्ल बंधु भी थे, उस समय मोतीलाल वोरा भी थे, ज्योतिराज सिंधिया के पिताजी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, अर्जुन सिंह, ये सब लोग थे। और उसमें गुटबाजी के चलते ये कहा था कि फ्री फॉर ऑल। और जब कांग्रेस बिखराव में थी तब उसने बीजेपी को अच्छी टक्कर दी थी। आपको लगता है कि इस समय अगर ये पीढ़ी परिवर्तन और संक्रमण काल के चलते भाजपा को क्या नुकसान झेलना पड़ेगा? जी नहीं, मुझे लगता है कि झेलना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि आप किसी को लंबे समय तक आप किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते।
और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जिन प्रत्याशी को आपने टिकट दिया है उसके समर्थन में लोग कम देखिए, विरोध में ज्यादा देखिए। बिल्कुल। तो इस पर टिप्पणी आपकी अंतिम कि अगर ये जो पूरा मैनेजमेंट है ये कल अगर ठीक रहा तो भाजपा की स्थिति बेहतर हो सकती, नहीं तो चिंताजनक है। ये जो चुनावी चिंता है ये कल के बाद और बढ़ जाएगी, आपकी राय? मुझे लगता है कि जो बैठकें हुई हैं, जो बात हुई है, मुझे लगता है वो भी फिर वो जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाई है, मुझे लगता है। क्योंकि अभी मैं देवास और कई चुनाव क्षेत्र में गया था, तो मुझे लगता है कि हालात वैसे के वैसे ही हैं। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल, मगर वोटिंग परसेंट लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अभी तो ये कुल मिलाकर की 5 नगर निगम कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना जहां कल वोट पड़ने हैं। इसके अलावा 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद है। बीजेपी पीढ़ी परिवर्तन के चक्कर में संक्रमण के दौर से गुजर रही है, लेकिन जैसा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का कहना है कि हमने इस बार व्यवस्था को और बेहतर किया है, पर्चियां घर घर पहुंचाई है, कार्यकर्ता सक्रिय है, बूथ हमारा मजबूत है। तो देखते हैं कल शाम तक क्या मतदान होता है, क्या स्थिति बनती है। तो बाखबर में कुल आज इतना ही कि चुनावी चिंता कल तक बरकरार रहेगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।